टू 11 करेंगे, उसके बाद 12 और 13 भी करेंगे हम इसी लेक्चर में। चलिए मीनिंग कर लेते हैं। देखिए मीनिंग सेक्शन ये क्या बोलता है, फाइनेंशियल कमिश्नर के बारे में बताता है। फिर से आ गया सबसे पहले फाइनेंशियल कमिश्नर। देखिए फाइनेंशियल कमिश्नर का मीनिंग देखिए सेक्शन 8 भी यही बोलता है, फाइनेंशियल कमिश्नर। ठीक है, तो अब फाइनेंशियल कमिश्नर क्या कहता है, इसका मीनिंग है द फाइनेंशियल कमिश्नर इज द हाईएस्ट रेवेन्यू ऑफिसर इन द हिमाचल प्रदेश, एक्सरसाइज ओवरऑल द कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ द रेवेन्यू ऑफिसर। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, फाइनेंशियल कमिश्नर सेक्शन 8 फाइनेंशियल कमिश्नर सेक्शन थे क्लासेस ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर। देखिए हमने क्लासेस के बारे में पढ़ा है और थोड़ा सा जो इसकी क्लासेस हैं, क्या क्या क्लासेस हैं, कितने टाइप की हैं, कितने प्रकार की हैं, वो हमने करी। अब हम इनको बारी बारी से करेंगे। अब समझिए, सबसे पहले क्लासेस हैं और उसके बाद क्या है, अब 8 में चलते हैं। ठीक है, तो 8 जो है सबसे पहले देखिए इसके मीनिंग समझ लेते हैं। वही जो मैंने आपको बताया वैसे तो रिपीटेड ही आएगा। देखिए फाइनेंशियल कमिश्नर इज द हाईएस्ट रेवेन्यू ऑफिसर इन द हिमाचल प्रदेश एंड एक्सरसाइज ओवर द कंट्रोल ऑफ सुपरविजन ओवर द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट के क्या रहेंगे, रेवेन्यू ऑफिसर्स रहेंगे। देखिए अब इसका क्लोज 1 कर लेते हैं। क्लोज 1 में क्या कहते हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ फाइनेंशियल कमिश्नर। तो सबसे पहले क्या अपॉइंटमेंट रहती है इनकी, देखिए प्रोविजंस कर लेते हैं कैसे रहती है अपॉइंटमेंट इनकी। देयर शैल बी द वन एंड मोर फाइनेंशियल बाय द गवर्नमेंट। एक या एक से अधिक भी हो सकते हैं, एक भी हो सकते हैं और 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, फाइनेंशियल कमिश्नर अपॉइंटेड हो सकते हैं, फाइनेंशियल कमिश्नर। ठीक है, अब इनके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स कर लेते हैं कि क्या इनके जो वो क्या रहता है, इनका मेन जो क्या काम रहता है। इसमें 4-5 पॉइंट हैं तो हम एक बार कर लेते हैं। हाईएस्ट रेवेन्यू अथॉरिटी इन द स्टेट, उसके बाद अपॉइंटमेंट बाय द स्टेट गवर्नमेंट एंड द गवर्नमेंट में गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकती है और गवर्नमेंट के द्वारा ही अपॉइंट होते हैं। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट में देखिए 1 फाइनेंशियल कमिश्नर और मोर देन 1 फाइनेंशियल कमिश्नर हो सकते हैं, वही प्रोविजंस है जो मैंने आपको बताया। चलिए एग्जांपल कर लेते हैं। देखिए एग्जांपल से सीधा समझ आएगा। अब देखिए आप कह रहे होंगे कि सर सेक्शन 7 में आपने सारा समझा दिया है, फिर भी आप सेक्शन 8 में भी आप वही चीज़ बता रहे हो। तो वही चीज़ है, सेम टू सेम है, अच्छी बात है। आपका थोड़ा रिवीजन भी हो जाएगा, आपको कंफर्म भी हो जाएगा, पता भी चल जाएगा। तो थोड़ा सा ध्यान देखिए। देखिए हम थोड़ा सा 7 को हमने इतनी अच्छी तरह से कर लिया, तो इसको हम थोड़ा सा ओवरव्यू टाइप करेंगे तो उससे क्या होगा समझ आएगा। देखिए एग्जाम्पल में समझ लेते हैं। द स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट एज अ फाइनेंशियल कमिश्नर रेवेन्यू एट द शिमला टू सुपरवाइज ऑल द रेवेन्यू मैटर्स थ्रू द हिमाचल। वही जो मैंने आपको पहले बताया। तो इसका अब हम चलते हैं सीधे 2 पे, सेक्शन 2 8 का 2 चलते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस। देखिए बिजनेस की बात यहाँ पे, देखिए बिजनेस का मतलब यहाँ पे आप कह सकते हैं कि अथॉरिटीज़ कह सकते हैं कि इनको क्या क्या अथॉरिटीज़ दी गई, इनकी पावर्स बांटी गई हैं, डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है इनका बिजनेस। और बिजनेस का यहाँ पे कुछ और वर्ड है, मैं आपको ठीक है। तो देखिए आप जो है वो सेक्शन 8 का 2 क्लोज जो है वो कहता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस के बारे में क्या कहता है। तो देखिए प्रोविजंस क्या हैं इसके, प्रोविजन समझिए आप। व्हेन मोर देन 1 फाइनेंशियल कमिश्नर इज अपॉइंटेड द स्टेट गवर्नमेंट में बी मेक द रूल रिगार्डिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क। तो कहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क ज़्यादा, एक से ज़्यादा कमीशंस जब फाइनेंशियल कमीशन जब अपॉइंट होंगे तो उनकी जो रूल्स होंगे, रूल्स जो उनके जो वर्क काम करने के जो रूल वगैरह हैं जो वो बांटे जाएंगे, उसी को ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस कहा गया है। सिंपल है, ओके। तो नेक्स्ट चलते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है इसमें वो हम कर लेते हैं कि गवर्नमेंट कैन डिवाइड द वर्क अमॉन्ग द फाइनेंशियल कमिश्नर एंड different officer may deal with the different subject. Certain important matter may be heard jointly. देखिए गवर्नमेंट क्या करेगी, डिवाइड कर देगी
वर्क जो है वो दोनों को डिवाइड कर देगी फाइनेंशियल कमिश्नर। मान लो एक से ज़्यादा अगर होते हैं, एक होते तो पता है कि इन्होंने करना है, तो दो होंगे तो उनको डिवाइड कर देंगे कि क्या क्या करना है। इसके बारे में ये बताता है बिजनेस के बारे में कि जब एक से ज़्यादा जो होंगे तब उस केस में क्या होगा। दूसरा कहते हैं कि डिफरेंट ऑफिसर में डील विद द डिफरेंट सब्जेक्ट। देखिए दोनों सेम सब्जेक्ट में देखेंगे, अलग अलग मैटर्स देखेंगे। सर्टेन इंपॉर्टेंट मैटर में भी है जॉइंटली, कुछ ऐसे मैटर होंगे, मान लो 100 में से 10 मैटर्स कुछ ऐसे होंगे जो दोनों ही उनको देखेंगे, उनको ये भी जो रूल्स उनको बनाया जाएगा। तो कौन बनाएगा? गवर्नमेंट बनाएगी, स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। चलिए एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल देखिए क्या है। अच्छा एग्जाम्पल से समझेंगे तो फाइनेंशियल कमिश्नर ए हैंडल लैंड रेवेन्यू केसेस। ठीक है, ए जो फाइनेंशियल कमिश्नर, देखिए मान लो 2 अपॉइंट हुए तो ए जो है वो हैंडल करेंगे लैंड रेवेन्यू केसेस। दूसरे जो करेंगे फाइनेंशियल कमिश्नर बी हैंडल दिस सेटलमेंट मैटर। बी एक ए नाम के जो फाइनेंशियल कमिश्नर हैं वो क्या करेंगे? लैंड रेवेन्यू केसेस को हेड करेंगे। और बी नाम के जो रहेंगे वो सेटलमेंट के जो मैटर्स होंगे वो जो वो हैंडल करेंगे। तो इस तरह से जो है वो इनको बांटा जाएगा अगर जो वो 2 फाइनेंशियल कमीशन जो है एक स्टेट में अपॉइंट होते हैं देन। ओके, अब ये तीसरा पॉइंट कहा जाता है कि सर्टेन इंपॉर्टेंट रिवीजन पिटीशन में बी हेल्ड बोथ बाय टुगेदर। और देखिए इनके अलावा या फिर कुछ और इनके अलावा कुछ ऐसी पिटीशंस आ जाती हैं, रिवीजन पिटीशंस आ जाती हैं, तो वो दोनों ही सुनेंगे कुछ केसेस में। सर्टेन इंपॉर्टेंट जो वो कुछ केसेस में जो वो दोनों ही हिट करेंगे। ओके चलिए अब जो है नेक्स्ट चलते हैं, ज़्यादा टाइम देखिए हम नहीं करेंगे। सेक्शन 8 का 3 डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन देखिए, तो इसका सेक्शन 8 का 3 कहता है कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। ओके, अब उन्होंने जो ओपिनियन दिया है, मान लो कि जॉइंटली दिया है, उसमें कुछ डिफरेंस आता है, उसके बारे में बताया गया है कि व्हेन द फाइनेंशियल कमिश्नर हेयर अ मैटर जॉइंटली एंड द डिसएग्री स्पेशल रूल अप्लाई। तो देखिए अगर कोई डिसएग्री होते हैं, मान लो 2 में से एक ने यस कर दिया और सेकंड ने हाँ कर दिया, यस कर दिया, सेकंड ने नो कर दिया, उस केस में क्या होगा उसके बारे में ये बताता है। अगर किसी ने यस किया है, किसी ने नो किया है, दोनों ने नो किया है तो वो अलग रहेगा, दोनों ने यस किया है तो वो अलग रहेगा। तो क्या इनके ऊपर इम्पैक्ट रहेगा? तो ये सेक्शन 1 में बताता है कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, ओपिनियन में क्या डिफरेंस रहेगा। दोनों ने अगर कुछ ओपिनियन जो है इस तरह के दे दिए, तो देखिए डिसएग्री स्पेशल रूल अप्लाई। क्या रूल अप्लाई होगा? तो ये कहता है कि सेक्शन 8 का जो 3 का क्लोज ए है, अपील रिवीजन एंड रिव्यू एंड रिवीजन की जब बात होगी तो उसका क्या रूल रहेगा? द डिसीजन ऑफ द मेजोरिटी शैल बी परवेल। सपोज कीजिए 3 फाइनेंशियल कमिश्नर हैं, 2 ने यस कर दिया है कि इनके जो है वो जो ये मैटर है वो इस वे में जाएगा, पॉजिटिव वे में कर दिया है, या 2 ने नेगेटिव वे में कर दिया है। तो जब पॉजिटिव वे में कर दिया है 2 ने और एक ने नेगेटिव किया है, तो जो मेजोरिटी होगी वो जो है वो शैल परवेल की जाएगी। उसके अलावा एग्जाम्पल 3 फाइनेंशियल कमिश्नर हेयर एंड अपील, 3 फाइनेंशियल कमिश्नर्स हैं, उन्होंने अपील किया है, तो ऑफिसर ओपिनियन क्या रहेगा? तो जो ऑफिसर 1 रहेगा, फाइनेंशियल कमिश्नर 1, ठीक है, फाइनेंशियल कमिश्नर 1, तो इन्होंने जो किया अलाउ अपील को अलाउ कर दिया है इन्होंने। और जो सेकंड वाले हैं उन्होंने भी अलाउ कर दिया है। जो थर्ड वाले हैं उन्होंने डिसमिस कर दिया है अपील को। तो मेजॉरिटी क्या रहेगी इनकी? अलाउ रहेगी। तो ये मेन जो है ये रहते हैं। ओके, देयर आर द अपील इज़ अलाउ, तो अपील क्या होगी? अलाउ ही होगी। मेजॉरिटी को यहाँ पे वो दिया गया है। सेम वही चीज़ है, 2 ने हाँ कर दी है, वही वोटिंग का सिस्टम है कि 2 ने यस कर दिया, एक ने मना कर दिया, तो कोई बात नहीं, जो मेजॉरिटी है वो कर जाएगा। अगर 2 नो करते तब भी वो नो ही माना जाएगा, तो डिसमिस मानी जानी थी, क्योंकि एक ने यस किया है तो मेजॉरिटी किसमें है? उसमें। तो देखिए आगे करते हैं, मेजॉरिटी जब अलाउ है, अगर दोनों जब वो नो करते हैं, नो की मेजॉरिटी है, तो क्या रूल रहते हैं वो हम देख लेते हैं। देखिए इफ़ देयर इज़ नो मेजॉरिटी, ओके इसका भी देख लेते हैं। अगर नो की मेजॉरिटी है तो रूल क्या कहता है? रूल इफ़ नो मेजॉरिटी एग्रीज टू मॉडिफाई और रिवर्स द लोअर अथॉरिटी ऑर्डर, द ओरिजिनल ऑर्डर रिमेन इफेक्टिव। देखिए कितना फ़र्क है दोनों में। माफ़ कीजिएगा, पहले
मैंने जस्ट एक एग्जांपल के लिए आपको बताया था, लेकिन अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ, इफ़ नो मेजोरिटी एग्री टू मॉडिफाई, रिवर्स और लोअर अथॉरिटी द ओरिजिनल ऑर्डर इज रिमेन इफेक्टिव। तो जो ओरिजिनल ऑर्डर होगा, देखिए अब ये कहा जाता है कि सपोज कीजिए कोई डिविजनल जो ऑफिसर है, डिविजनल कमिश्नर है, उनके पास कुछ एक मैटर्स थे और उन्होंने जो वो उस अपील को खारिज किया, या कुछ ऐसी रिव्यू की पटिशन्स थी, या कुछ ऐसी अपील की पटिशन्स थी जो उनके पास गई है और उन्होंने जो वो खारिज कर दी है, और उनके अलावा फाइनेंशियल कमिश्नर के पास जो वो अपील आई है उनके अलावा, तो जब उनके पास आई है और उसमें क्या है कि 3 फाइनेंशियल कमिश्नर हैं और 3 में से 2 की मेजॉरिटी जो है वो नो है और 1 की यस है, तो एज़ पर जो डिविजनल ने जो ओरिजिनल ऑर्डर दिया है वही रहेगा, सेम टू सेम। और अगर यस किया है 2 ने और 1 ने मना किया है, तो क्या रहेगा, फिर वो अलाउ रहेगा, वो पिटीशन और रिवीजन अपील हो क्या रहेगा, अलाउ रहेगा और उसको आगे फर्दर प्रोसेस किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें कहता है कि नो कॉमन मेजॉरिटी एग्जिस्ट। ठीक है, नो कॉमन मेजॉरिटी एग्जिस्ट। उसके बाद कहते हैं रिजल्ट द ओरिजिनल ऑर्डर इज अफर्म्ड, ओरिजिनल ऑर्डर जो अफर्म रहेगा। चलिए, सेक्शन 8 क्लोज 3 क्लोज बी क्या रहता है, मैटर अदर देन अपील, रिवीजन और रिवीजन के रूल, मतलब अदर देन अगर अपील भी नहीं है, रिवीजन और रिव्यू ये नहीं है, अदर देन है, इनके अलावा, तो क्या रहेगा, रूल क्या कहता है, इफ़ देयर इज ए डिसएग्रीमेंट द मैटर इज़ रेफर टू द स्टेट गवर्नमेंट। फिर क्या होगा, अगर इस तरह के मैटर्स हो गए तो स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएंगे। ठीक है, और अगर उनके अलावा इस रिव्यू रिवीजन्स तो जरूर देखिए होगी है, जो हायरार्की वाइज जैसे जैसे जो वो रिवीजन की है वहाँ अपील की, फिर वहाँ अपील की, थर्ड लास्ट फाइनेंशियल कमिश्नर के पास अपील की। उसके अलावा भी अगर कुछ डिसएग्रीमेंट जो वो मैटर में रहता है उनके अलावा, तो जो है वो गवर्नमेंट के पास रहेगी। और गवर्नमेंट के पास क्या क्या रहेगा वो एक देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट, द डिसीजन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट शैल बी फाइनल। गवर्नमेंट ने जो बोल दिया है वो फाइनल होगा फिर उसके बाद। ठीक है, उसके बाद फाइनल होगा। एंड द एग्जांपल कर लेते हैं, 2 फाइनेंशियल कमिश्नर डिसएग्री रिगार्डिंग अ पॉलिसी इशू। कोई भी पॉलिसी इशू है उसमें जो उन्होंने डिसएग्रीमेंट दे दिया है, डिसएग्री है, तो कंसर्निंग रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेटिव इशू, पॉलिसी इशू कंसर्निंग रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेटिव, देन द इशू इज सेंट टू द स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के पास इशू जाएगा, दोज हु डिसीजन बिकम द फाइनल एंड बाइंडिंग, बाइंडिंग रहेगा एंड फाइनल रहेगा। ओके, चलिए तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा सेक्शन 8 क्लोज 4, मीनिंग ऑफ द फाइनेंशियल कमिश्नर। देखिए यहाँ से फिर से मीनिंग, ये जो मीनिंग है फाइनेंशियल कमीशन का, फाइनेंशियल कमीशन का मीनिंग इसमें बताया जाता है कि जो 1 से 2 जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो इसके प्रोविजन इसमें है। तो देखिए इसमें क्या क्या प्रोविजन है, वेयर मोर देन 1 फाइनेंशियल कमिश्नर एग्जिस्ट देन द टर्म के बारे में कहा जाता है। फाइनेंशियल कमिश्नर का टर्म के बारे में कहा जाता है कि कमिश्नर मीन्स द 1 and more फाइनेंशियल कमिश्नर अकॉर्डिंग टू द रूल अफर्म्ड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये जो फाइनेंशियल कमिश्नर की जो टर्म रहेगी, इनकी कितनी रहेगी, तो ये भी जो क्या रहेगा वो गवर्नमेंट जो डिसाइड करेगी, स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। ओके, उसके बाद एग्जांपल कर लेते हैं, इनका एग्जांपल समझ लेते हैं। इफ़ रूल प्रोवाइड दैट द रिवीजन पटिशन शैल बी हेड बाय द सिंगल फाइनेंशियल कमिश्नर। अगर किसी ने कहा है कि कोई ऐसा रूल है गवर्नमेंट ने कि जो सिर्फ जो रिवीजन पटिशन होगी वो सिर्फ सिंगल फाइनेंशियल कमिश्नर ही देखेंगे, देन द एक्सप्रेस फाइनेंशियल कमिश्नर मींस दैट द ऑफिसर अलोन, तो वो ऑफिसर अलोन ही माने जाएंगे। सपोज कीजिए किसी फाइनेंशियल कमिश्नर को ये पावर दी है कि आप जो है वो पटिशन, रिवीजन की जो पटिशन आपके पास आएगी, या सपोज की रिवीजन की जगह अपील की पटिशन जो आपके पास आएगी, आप इसको हेल्प करेंगे, तो वो सिंगल का माना जाएगा। उसमें चाहे बेशक वो कितने भी हों, 2-3 हों, लेकिन पर्टिकुलर गवर्नमेंट ने ये कहा दिया है कि रिवीजन की पटिशन बस सिर्फ आप मिस्टर ए जो फाइनेंशियल कमिश्नर है वही देखेंगे, तो दैट मीन्स कि वही देखेंगे। ओके, नेक्स्ट चलते हैं फंक्शन ऑफ द फाइनेंशियल कमिश्नर। अब इनके फंक्शंस वही जो हमने पहले डिस्कस किए
हाईएस्ट रेवेन्यू अथॉरिटी है, सुपरविजन कमिश्नर है, रिवीजन एंड रेवेन्यू है, इंश्योर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ, एक्सरसाइज द पावर डेलीगेट द गवर्नमेंट, ये सारी चीज़ें रहती हैं। अब चलिए चलते हैं सेक्शन 9 की तरफ। देखिए सेक्शन 9 क्या कहता है उसकी तरफ हम करेंगे एक बार। सेक्शन 9 अपॉइंटमेंट ऑफ द कमिश्नर। अब देखिए यहाँ पे आती है, पहले हमने किया अपॉइंटमेंट ऑफ द फाइनेंशियल कमिश्नर सेक्शन 8 में, अब सेक्शन 9 आ गया आपका अपॉइंटमेंट ऑफ द कमिश्नर। ठीक है, तो अपॉइंटमेंट ऑफ द कमिश्नर का इनके प्रोविजंस क्या हैं? द फॉलोइंग ऑफिसर ऑफ द अपॉइंट बाय द स्टेट गवर्नमेंट, कौन करेंगे? कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर। द फॉलोइंग ऑफिसर आर अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, कौन अपॉइंट होंगे? कमिश्नर अपॉइंट होंगे एंड एडिशनल कमिश्नर अपॉइंट होंगे। ओके, उसके बाद डिप्टी कमिश्नर, नंबर 3 डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, सेटलमेंट ऑफिसर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर एडीसी जिनको कहते हैं, सब डिविजनल ऑफिसर सिविल एसडीओ जिनको कहते हैं, और असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर। ये जो है वो ऑफिसर जो है वो 8 प्रकार के रहेंगे। इनके अलावा 1-2 ऊपर नीचे और हो सकते हैं, वो जो है वो अपॉइंट करेंगे गवर्नमेंट के थ्रू और सेक्शन 9 में। ओके, अपॉइंटमेंट है इनकी। ओके, अब करते हैं पर्पस क्या है इनका। अपॉइंटमेंट तो कर दिए, बट क्यों अपॉइंटमेंट की, क्या इनका काम है, क्या पर्पस है, क्यों अपॉइंट हुए हैं? ठीक है, दिस सेक्शन इंश्योर दैट द इम्पोर्टेंट रेवेन्यू एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर आर अपॉइंटेड डायरेक्टली बाय द स्टेट गवर्नमेंट। इसमें क्या रहेगा? इंश्योर रहेंगे कि इंपॉर्टेंट रेवेन्यू और एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी मैटर्स हैं वो क्या करेंगे? डायरेक्टली बाय द स्टेट गवर्नमेंट करेंगे। हायरार्की वाइज में, हायरार्की आपको बता देता हूँ क्या करेंगे, वही गवर्नमेंट के अपने मैटर्स देखेंगे, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेटिव रिगार्डिंग मैटर देखेंगे सारे, गवर्नमेंट इसीलिए अपॉइंट करेगी। ठीक है, हायरार्की देख लेते हैं एक बार। देखिए पहले क्या है? स्टेट गवर्नमेंट, जैसे कि हमने करते आए पहले की, ये नहीं होगा तो फिर वहाँ जाएगा, वहाँ नहीं होगा मैटर तो वहाँ जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा। तो सबसे पहले क्या रहेगा? स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट कौन? हिमाचल प्रदेश। उसके बाद फाइनेंशियल कमिश्नर, फाइनेंशियल कमिश्नर जो हमने डिस्कस की कि शिमला में बैठेंगे, वो 1 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, उनके बारे में हमने कहा। उसके बाद जिनकी पावर भी की हमने कि पूरे एक्सरसाइज ओवरऑल दी, जुडिक्शन भी हमने कवर की, कौन कौन है। कमिश्नर की हमने बात करी, कमिश्नर कौन रहेंगे? कमिश्नर वो रहेंगे जो डिविजनल कमिश्नर होंगे, जो जैसे कि मैंने बात करी मंडी में पॉइंट है, शिमला में पॉइंट है, कांगड़ा में पॉइंट है, जिनको डिस्ट्रिक्ट डिवाइड है। उसके बाद 3rd वन आता है आपका कलेक्टर, डीसी जिनको कहे जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट के ऊपर रहेंगे डिप्टी कमिश्नर, वो उनके अंडर ये डिप्टी कमिश्नर रहेंगे, उनको रिपोर्ट करेंगे। और उसके बाद रहते हैं आपके असिस्टेंट कमिश्नर जो तहसीलदार, और जिनकी मैंने बात करी जो तहसीलदार रहेंगे, तहसीलदार और नायब तहसीलदार, ग्रेड 1 ग्रेड 2 ये रहेंगे। चलिए अब देखिए हायरार्की भी होगी है। अब हम इनका एग्जांपल समझ लेते हैं, एग्जांपल वाइज भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, एग्जांपल से थोड़ा सा हमें अच्छे समझ आता है। स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट्स, क्या अपॉइंट करेंगे? डिप्टी कमिश्नर शिमला, कमिश्नर मंडी, डिविजनल कमिश्नर मंडी, डिप्टी कमिश्नर कौन हो गए आपके? शिमला में रहेंगे। अच्छा, कमिश्नर अपॉइंट करेंगे तो मंडी डिवीज़न में करेंगे, एंड एसडीओ जो हमने एक थोड़ा सा एग्जांपल है, मान लो चौपाल का हम करेंगे तो सिविल में जो करेंगे वो चौपाल। तो एक जो है वो एक, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ डिस्ट्रिक्ट को दिखा दिया, तहसील को दिखा दिया, यहाँ पे डिवीज़न को दिखा दिया, यहाँ पे पूरा डिस्ट्रिक्ट को दिखा दिया। तो इस तरह के मतलब जो अपॉइंटमेंट रहते हैं ये पूरा डिप्टी कमिश्नर जो भी रहता है, एक एग्जांपल है, छोटा मोटा एग्जांपल है, एग्जांपल वैसे देने की जरूरत नहीं है। दिस अपॉइंटमेंट्स ड्राइव्ड अथॉरिटी फ्रॉम द सेक्शन 9, आपको इसमें जरूरत नहीं। देखिए ये भी बहुत ही सिंपल है, इसमें तो आपको समझ आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सेक्शन 10, सेक्शन 10 क्या कहता है? अब आगे सेक्शन 10, सेक्शन 10 क्या कहते हैं? अपॉइंटमेंट ऑफ द तहसीलदार एंड नायब तहसीलदार। सिंपल है सेक्शन, उसमें हमने फाइनेंशियल कमिश्नर किया, फिर हमने कमिश्नर कर लिया। अब हम क्या कर रहे हैं? अपॉइंटमेंट ऑफ तहसीलदार, तहसीलदार करेंगे।
देखिए, तहसीलदार एंड नायब तहसीलदार, द स्टेट गवर्नमेंट shall determine the member of तहसीलदार, नायब तहसीलदार, ठीक है, ठीक है। अपॉइंटमेंट कर लेते हैं, देखिए सिंपल सा है, आप इसको ज़्यादा करने की जरूरत नहीं। से द गवर्नमेंट डिसाइड दैट द हाउ मैनी तहसीलदार आर नीडेड, हाउ मैनी तहसीलदार आर रिक्वायर्ड एंड हाउ मैनी नायब तहसीलदार आर रिक्वायर्ड। देखिए ये कौन करेगा, सब कुछ स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। और ड्यूटी ऑफ तहसीलदार, इसमें ड्यूटी का भी डिफाइंड है सेक्शन 10 में। ड्यूटी क्या रहेगी, रेवेन्यू कलेक्शन रहेगा इनका, म्यूटेशन प्रोसीडिंग रहेगी, लैंड रिकॉर्ड सुपरविज़न रहेगा, पार्टीशन प्रोसीडिंग्स रहेगी इसमें, एंड इशूइंग द रेवेन्यू सर्टिफिकेट्स, जो भी रेवेन्यू सर्टिफिकेट्स होंगे वो इशू करने की रहेगा। और नायब तहसीलदार की भी क्या ड्यूटी रहेगी, वो भी हम कर लेते हैं। उसके बाद क्या रहेगा, असिस्ट द तहसीलदार। अगर तहसीलदार नहीं है तो उनकी जगह कौन असिस्ट करेंगे, नायब तहसीलदार करेंगे। मेंटेन रिकॉर्ड को मेंटेन उनका रहेगा। कंडक्ट्स फील्ड इंक्वायरीज, जो फील्ड में जाना है, कहीं पे विज़िट करना है, कहीं बोला हमारी पार्टीशन है, तहसीलदार साहब को जाना पड़ेगा, तहसीलदार साहब की विज़िट है, वहाँ पे आना पड़ेगा, तो उनकी भी विज़िट सही रहती है, वही कंडक्ट करते हैं। कुछ भी अगर मान लो वहाँ पे पुलिस भेजने की ज़रूरत है, कहीं पे डिवाइडेशन हो रही है, वहाँ पे हो सकता है कि वहाँ पे कुछ गर्मा गर्मी हो सकती है, वहाँ पे जब डिवाइडेशन हो रही है किसी फैमिली की या किसी पड़ोसियों की, तो वहाँ पे भी वो जो है वो फील्ड कंडक्ट जो है करेंगे, कंडक्ट फील्ड इंक्वायरीज़ करेंगे। और उनका ही सारा रहता है कि कौन सी इंक्वायरी, मान लो कोई कंप्लेंट्स आ गई है तो कंप्लेंट के रिगार्डिंग जो वो किसी की इंक्वायरी करनी है, फील्ड्स के रिगार्डिंग कि हाँ भाई ये एक्चुअल में है, ये कुछ इस तरह के सारा कुछ जो ये भी इनके अंडर आता है। प्रोसेस म्यूटेशन केसेस को प्रोसेस करते हैं नायब तहसीलदार साहब। एग्जांपल देखिए, एग्जांपल वैसे देने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी मैंने एक एग्जांपल लिया है। इफ़ अ न्यू तहसील इज़ क्रिएटेड इन द चंबा डिस्ट्रिक्ट द गवर्नमेंट में अपॉइंट। देखिए कोई नई तहसील अपॉइंट होती है, कोई नई तहसील बनती है, तो जैसे सपोज करिए चंबा में कोई नई तहसील है, मैं एग्जांपल देता हूँ, चंबा के कोई भी कर लेते हैं कि कोई ऐसा एरिया है, गवर्नमेंट ने उनको नए तहसील या सब तहसील घोषित कर दिया है कि भाई यहाँ पे जो है वो एक तहसील बनाई गई है, छोटी तहसील है या कुछ भी है, डिमांड्स है, गवर्नमेंट ने अपॉइंट की है, तो उस केस में क्या होगा, हमारे जो नायब तहसीलदार वहाँ पे अपॉइंट होंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। 1 तहसीलदार 2 नायब तहसीलदार क्या हो सकते हैं। ठीक है, एक तहसीलदार वहाँ पे अपॉइंट हो सकते हैं एंड 2 नायब तहसीलदार वहाँ पे अपॉइंट हो सकते हैं। तो ये रहता है एक डिस्ट्रिक्ट में या एक तहसील में इस तरह का रहता है। तो ठीक है, उसके बाद हम करते हैं सेक्शन 10 में। तो ये देखिए, ये सेक्शन 10 ये कह रहा है आपका कि एक तहसीलदार होंगे, 2 नायब तहसीलदार होंगे। ओके, उसके बाद हम सेक्शन 11 कर लेते हैं। देखिए पावर ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर, पावर कर लेते हैं। सेक्शन 11 में पावर है। पावर क्या है, देखिए पावर के प्रोविजंस क्या है। Where the act does not specially mention which revenue officer shall perform a function, the state government may decide the notification which classes revenue officer will be perform it. तो ये कहा गया है कि does not specially mention कि which revenue officer shall perform the function, कि कौन सा revenue officer जो है वो कौन सा function perform करेंगे। The state government may decide by the notification which class of revenue officer will perform. तो स्टेट गवर्नमेंट क्या कहेगी, एक नोटिफिकेशन जो है वो इशू करेगी एंड उसमें वो बताएगी कि विच क्लास रेवेन्यू ऑफिसर, कौन से रेवेन्यू ऑफिसर जो है वो परफॉर्म करने वाले हैं। ठीक है, कौन से रेवेन्यू ऑफिसर जो है परफॉर्म करेंगे। उसके बाद मीनिंग कर लेते हैं। मीनिंग क्या है इनका, देखिए द गवर्नमेंट हैज़ पावर टू एलोकेट द ड्यूटीज अमंग द रेवेन्यू ऑफिसर थ्रू द ऑफिशियल नोटिफिकेशन। गवर्नमेंट क्या करेंगे, गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू एलोकेट ड्यूटीज अमंग रेवेन्यू ऑफिसर थ्रू द ऑफिशियल नोटिफिकेशन। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू क्या रहेगा, आपका पावर जो वो पावर एलोकेट रहेगी, ड्यूटीज़ जो वो रेवेन्यू ऑफिसर की ऑफिशियल के थ्रू जो होगी इनकी एलोकेट रहेगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट कर लेते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी इन एडमिनिस्ट्रेशन। फ्लेक्सिबिलिटी इन एडमिनिस्ट्रेशन,
Government can distribute the work. Power can be assigned according to necessity. Notification is mandatory. देखिए नोटिफिकेशन बहुत ज़रूरी है गवर्नमेंट की, एंड गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी कि इनकी क्या क्या पावर्स रहेगी और क्या क्या फंक्शंस रहेंगे, एंड नोटिफिकेशन जो है वो इसमें बहुत ज़रूरी है, गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के द्वारा ही होगा। देखिए एग्जांपल कर लेते हैं। एग्जांपल क्या है? The act is silent regarding the particular revenue certificate. The government may be issued a notification stating such as a certificate shall be issued by the assistant collector first grade. तो ये इसका एक एग्जांपल है। Thereafter that the officer will be exercise the power. गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि असिस्टेंट कलेक्टर फर्स्ट ग्रेड ही जो है वो इस सर्टिफिकेट को इशू कर सकते हैं और इनके अलावा कोई नहीं कर सकता। देन जो है वो देयर आर दैट द ऑफिसर विल बी एक्सरसाइज द पावर, तभी वो जो है एक्सरसाइज पावर करेंगे। सपोज करो अभी एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एक रेवेन्यू ऑफिसर मान लो पटवारी हैं, हमारे पटवारी के पास जो वो एग्रीकल्चर प्रमाण पत्र लेने जाते हैं लोग, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने ऐसा डिसाइड कर दिया कल को कि पटवारी ने जो लिख दिया वो जो कागज़ होगा, पहले तो देखिए अब प्रोसेस क्या है कि पटवारी से रिपोर्ट लेंगे, रिपोर्ट लेने के बाद उसको ऑनलाइन चढ़ाएंगे, फिर तहसीलदार साहब जो वो उनको वेरीफाई करेंगे, उसके बाद जो सर्टिफिकेट इशू होगा। एग्रीकल्चर सर्टिफिकेट की मैं बात करता हूँ। अब गवर्नमेंट ऐसा रूल निकाल देती है कि पटवारी हैज़ द पावर, एंड पटवारी ने जो लिख के दे दिया है मैनुअली अपने हैंड से या कंप्यूटर से बना के, जैसे भी पटवारी ने मेंशन कर दिया, अपनी स्टैंप साइन लगा दिए, दैट इज़ द फाइनल एंड नो नीड टू सर्टिफाइड बाय दी तहसीलदार। तो वैसा होगा। अभी प्रोसेस जैसा है वैसा चल रहा है। अगर सपोज करो गवर्नमेंट जब डिसाइड कर देती है कि फ़लाँ ऑफिसर के थ्रू होगा, मान लो कानूनगो के साइन ज़रूरी है, मान लो सिर्फ ओनली नायब तहसीलदार ही करेंगे, या फिर ये बोल देते जैसे हार्ड कई बार कई केसेस में, जैसे EWS के केसेस में SDM साहब के साइन भी ज़रूरी होते हैं, या फिर DC साहब के साइन भी उसमें ज़रूरी होते हैं। उसमें तहसीलदार तक ही सीमित नहीं है, उनके ऊपर भी हायर अथॉरिटी के भी साइन होंगे। मे भी ऐसा कोई सर्टिफिकेट जाता है कि वहाँ पे जाके कोई इंटरव्यू होगा, वहाँ पे इंटरव्यू होगा, फिर उसके बाद डिसाइड होगा कि आपको कोई सर्टिफिकेट इशू करेंगे या नहीं करेंगे। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये भी सारे रूल रेगुलेशंस हैं अंडर द स्टेट गवर्नमेंट जो वो इशू करती है बाय द नोटिफिकेशन के थ्रू बताती है कि ऐसा होगा। देखिए और स्टेट होगा, एंड उसके बाद ही जो वो सभी जो वो पावर अपनी एक्सरसाइज करते हैं, चाहे वो आपके पटवारी हो गए, कानूनगो हो गए, आपके तहसीलदार हो गए, नायब तहसीलदार साहब हो गए, और अपने SDM साहब हो गए, और अपने DC साहब हो गए। तो जो भी इनके अंडर जो भी रहते हैं वो कर लेते हैं। देखिए हम क्विक रिविज़न कर लेते हैं। सेक्शन 8 में हमने क्या किया, देखिए क्या किया हमने सेक्शन 8 में फाइनेंशियल कमिश्नर को स्टडी किया, हाईएस्ट रेवेन्यू अथॉरिटी है, मेन पॉइंट इनका ये है। सेक्शन 9 हमने किया अपॉइंटमेंट ऑफिसर किया, तो स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट दी मेजर रेवेन्यू ऑफिसर। और सेक्शन 10 हमने किया है जिसमें तहसीलदार एंड नायब तहसीलदार की गवर्नमेंट फिक्स देयर नंबर्स कितने होंगे। और उसके बाद सेक्शन 11 बोलता है कि पावर ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर, गवर्नमेंट में एलोकेट दी पावर बाय नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन के द्वारा पावर की जाएगी कि कौन से ऑफिसर के पास कौन सी पावर रहेगी सर्टिफिकेट इशू करने की, या फिर अदर देन म्यूटेशंस केसेस, रिवीजन, पिटीशन, जो भी रहेगा, सारा कुछ जो भी रहेगा इसके लैंड रेवेन्यू के रिगार्डिंग, टैक्सेशन, रेवेन्यू, कलेक्शन, सेटलमेंट, सारा जो अपनी जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ही होगा। ओके, अब हम कर लेते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल आता है हमारा सेक्शन 12 में। तो सेक्शन 12 में एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में सबसे पहले बोलते हैं, सेक्शन 12 बोलता है कि सुपरिटेंडेंस एंड कंट्रोल ऑफ द रेवेन्यू ऑफिसर। रेवेन्यू ऑफिसर का सुपरिटेंडेंस एंड कंट्रोल इसमें करेंगे, ठीक है। एंड सेक्शन 13 बोलता है कि पावर ऑफ टू डिस्ट्रीब्यूट द बिजनेस एंड द विड्रॉल एंड ट्रांसफ़र केसेस। वही पावर ऑफ द बिजनेस, डिस्ट्रीब्यूट द बिजनेस के बारे में बताया कि कौन सा वर्क कितना करेंगे, कौन करेंगे, वो सारा कुछ इसमें आएगा। विड्रॉल एंड ट्रांसफ़र द केसेस ट्रांसफ़र कब किसको कब होंगे, वो सारा हम सेक्शन 13 में करेंगे। बट सबसे पहले हम सेक्शन 12 कर लेते हैं। सेक्शन 12 की इंट्रोडक्शंस कर लेते हैं। देखिए इंट्रोडक्शन सिंपल है। द हिमाचल प्रदेश लैंड रेवेन्यू एक्ट 1954 एस्टैब्लिश आर हायरार्की ऑफ द रेवेन्यू ऑफिसर एंड डिफाइन देयर पावर्स, ड्यूटीज़ एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, सेक्शन 12 एंड 13। ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव सुपरविजन
रेवेन्यू ऑफिसर हैज अथॉरिटी डिस्ट्रीब्यूट विड्रॉल ट्रांसफर केसेस, सेक्शन 13 में है ये। प्रोविजंस कर लेते हैं इसके। प्रोविजन क्या कहते हैं सेक्शन 12 के, प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ रेवेन्यू मैटर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ प्रॉपर रेवेन्यू मैटर्स एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे प्रॉपर। यूनिफॉर्म इम्प्लीमेंटेशन करेंगे लैंड लॉ का, यूनिफॉर्म इम्प्लीमेंटेशन, ऐसे नहीं कि सब किसके लिए अलग रूल्स होगा उसके लिए यूनिफॉर्म करेंगे, सबके लिए सेम। इफेक्टिव सुपरविजन ओवर द सबॉर्डिनेट ऑफिसर, इफेक्टिव सुपरवाइज करेंगे। सबॉर्डिनेट मतलब फाइनेंशियल कमिश्नर के अंडर डिविजनल कमिश्नर आते हैं, कलेक्टर साहब आते हैं, तो उनके ऊपर क्या रहेगा, जो इनके सबॉर्डिनेट्स हैं, सबॉर्डिनेट मीन्स उनके अंडर जो काम करने वाले हैं ऑफिसर्स हैं, इफेक्टिव सुपरविजन करेंगे। पूरा हार्ड एंड फास्ट रूल से देखेंगे कि सुपरविजन करेंगे कि हाँ भी ये काम सही हो रहा है कि नहीं हो रहा। स्पीडी डिस्पोजल ऑफ द केसेस को जल्दी निपटाने का काम करेंगे कि हाँ भाई आपके पास इतने दिनों से पेंडिंग क्यों है, जल्दी से केसेस निपटाओ। प्रिवेंशन ऑफ द मिसयूज ऑफ अथॉरिटी, देखिए वो तो रहता ही है कि कोई भ्रष्टाचार तो नहीं हो रहा कुछ, या कुछ कहीं पे मिसयूज तो नहीं हो रहा है पावर का, ठीक है, कोई गलत तरीके से कोई किसी को अपने, मान लो किसी का केस वैसे ही किसी ज़िद में लटका के रखा है या कुछ इस तरह के केसेस तो नहीं है, तो वो उनका भी सुपरविज़न जो है वो इसमें करेंगे। तो सेक्शन 12 सिंपल सा बोलता है कि सुपरिटेंडेंस करेंगे उनके ऊपर, कंट्रोल करेंगे रेवेन्यू ऑफिसर्स को। क्या कंट्रोल रहेगा देखिए। अब इसका एक्चुअल प्रोविज़न कर लेते हैं। प्रोवाइड दैट द चेन ऑफ द कमांड अमंग द ऑफिसर, चेन ऑफ द कमांड। देखिए इस नंबर 1 कर लेते हैं। नंबर 1 क्या कहते हैं, द फाइनेंशियल कमिश्नर शैल बी द सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। फाइनेंशियल कमिश्नर शैल द सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। देखिए मीनिंग कर लेते हैं। The financial commissioner is the highest revenue officer in the state, but he is not the completely independent. He work under the overall the supervision policy control of the state government. देखिए कहते हैं कि फाइनेंशियल कमिश्नर जो है वो हाईएस्ट रेवेन्यू ऑफिसर है स्टेट के, लेकिन वो भी किनके कंट्रोल में है, स्टेट गवर्नमेंट के। तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो पॉलिसी के कंट्रोल जो उनके अंडर रहता है, लेकिन जो वो स्टेट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग वो काम करते हैं। उसके बाद सिंपल डेफिनेशन की अगर मैं बात करता हूँ तो स्टेट गवर्नमेंट इज़ द सुप्रीम अथॉरिटी इन द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन एंड द फाइनेंशियल कमिश्नर फंक्शन अंडर दिस इट्स कंट्रोल। देखिए सुप्रीम तो देखिए स्टेट गवर्नमेंट ही रहती है इसमें, ये सेक्शन ये बता रहा है। एग्जाम्पल कर लेते हैं। इज़ द स्टेट गवर्नमेंट इशू द पॉलिसी रिगार्डिंग द डिजिटलाइजेशन ऑफ द लैंड रिकॉर्ड, द फाइनेंशियल कमिश्नर मस्ट इंश्योर इट्स इम्प्लीमेंटेशन थ्रू आउट द स्टेट। देखिए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि जितना भी लैंड रिकॉर्ड है वो सब ऑनलाइन होगा। आजकल तो सारा ऑनलाइन ही है, सबको पता ही। लेकिन गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया, गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकाल दी। देन पावर में कौन आएंगे, सबसे पहले एक्शन में कौन आएंगे, क्योंकि ये डिपार्टमेंट किनके अंडर आता है, फाइनेंशियल कमिश्नर के अंडर आता है। तो फाइनेंशियल कमिश्नर क्या करेंगे, इंश्योर करेंगे कि इनका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो ढंग से हो, बढ़िया तरीके से हो, ताकि जो वो पूरी स्टेट में हो, ठीक है, ताकि कोई भी मतलब डिस्ट्रिक्ट तहसील कोई भी छूट ना जाए। उसके बाद सेक्शन 12 क्लोज टू बोलता है कि द जनरल सुपरिटेंडेंस एंड द कंट्रोल ओवर ऑल द अदर रेवेन्यू ऑफिसर शैल बी द वेस्टेड इन एंड ऑल द सच ऑफिसर शैल बी सबॉर्डिनेट द फाइनेंशियल कमिश्नर। क्लोज टू में ये प्रोविज़न दिया है कि जो भी रेवेन्यू ऑफिसर रहेंगे वो फाइनेंशियल कमिश्नर के अंडर रहेंगे, उनके सबॉर्डिनेट्स रहेंगे, उनके अंडर जो वो काम करेंगे। ओके, और जो भी ऑल दी कंट्रोल रहेगी, सुपरिटेंडेंस रहेगा, वो किनके पास रहेगा, फाइनेंशियल कमिश्नर के पास रहेगा, और पूरा कंट्रोल जो वो इनके पास रहेगा। और रेवेन्यू ऑफिसर की जितनी भी पावर्स हैं, फंक्शंस हैं, वो कौन डिसाइड करेंगे, मतलब किन को वो रिपोर्ट करेंगे। सबसे पहले वो उनके किसके अंदर रहेगा, फाइनेंशियल कमिश्नर के उस पर रहेगा। ऑफिसर शैल बी द वेस्टेड इन द ऑल सच ऑफिसर इज़ द सबॉर्डिनेट टू द फाइनेंशियल कमिश्नर। फाइनेंशियल कमिश्नर के अंडर ही रहेंगे सारे, ठीक है, ये सेक्शन 2 कहता है। उसका मीनिंग कहते हैं, इनका मीनिंग क्या है, देखिए मीनिंग भी कर लेते हैं। ऑल द रेवेन्यू ऑफिसर बिलो द फाइनेंशियल कमिश्नर आर अंडर हिज सुपरविजन एंड कंट्रोल, उनके अंडर रहेंगे, सुपरविजन करेंगे। ऑफिसर अंडर फाइनेंशियल कमिश्नर कैसे रहेंगे, देखिए फाइनेंशियल कमिश्नर के अंडर कौन कौन रहता है। पहले तो देखिए कमिश्नर तो रहते हैं, कलेक्टर डिप्टी कमिश्नर तो रहते हैं, असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड 1 ग्रेड 2 ये सारे रहते हैं, नायब तहसीलदार, अदर रेवेन्यू ऑफिसर, इनके पटवारी, कानून सब जो है इनके अंडर रहते हैं।
ठीक है, एग्जाम्पल कर लेते हैं। इफ़ अ कलेक्टर इज नॉट फॉलोइंग द रेवेन्यू प्रोसीडिंग करेक्टली, द फाइनेंशियल कमिश्नर में बी इशू द डायरेक्शन टू द अफेक्टेड डोमेस्टिक। अगर जो है वो कोई भी रेवेन्यू ऑफिसर जो है वो अपने ढंग से काम नहीं कर रहा है, तो फाइनेंशियल कमिश्नर जो है वो डायरेक्शन जो है इशू करेंगे कि भाई इसको आप ठीक करो मिस्टेक को। उसके बाद सेक्शन 12 का क्लोज 3 ये कहता है सब्जेक्ट टू द जनरल प्रोविजन, प्रोविजन क्या कहता है कि सब्जेक्ट टू द जनरल सुपरिटेंडेंस एंड द कंट्रोल ऑफ फाइनेंशियल कमिश्नर shall control all the revenue officer on his division। तो ये कह रहा है, ये देखिए क्लोज 3 क्लोज 2 जो कह रहा है ये फाइनेंशियल कमिश्नर के अंडर कह रहा है, और उसके बाद जो है वो डिवीजन कमिश्नर जो रहेगा उनके अंडर जो है वो कौन रहेंगे, कमिश्नर्स रहेंगे। ठीक है, वही हायरार्की वाइज की, वही जो मैंने पहले डिसाइड किया कि ये उसके बारे में ही है सेक्शन 12 सारा। ठीक है, हायरार्की वाइज है कि कमिश्नर जो वो किनको रिपोर्ट करेंगे, और ठीक है कलेक्टर ऑफिसर जो वो तहसीलदार जो वो डीसी साहब को उसमें करेंगे, और मतलब उसके बारे में बताया गया। देखिए 4 ये बोलता है कि सब्जेक्ट टू द अपोजिट दैट द कंट्रोल ऑफ कंट्रोलर शैल बी द कंट्रोल और द रेवेन्यू ऑफिसर। जितने भी डिस्ट्रिक्ट के रेवेन्यू ऑफिसर है वो कमिश्नर को रिपोर्ट करेंगे, वही चीज़ है। ठीक है, डिप्टी कमिश्नर हमारे जो डीसी साहब हैं इट्स रेवेन्यू ऑफिसर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट हैं। तो जितने भी असिस्टेंट कलेक्टर हैं, तहसीलदार हैं, नायब तहसीलदार है, कानून हैं, पटवारी है, ये सब क्या करेंगे, हमारे डीसी साहब को रिपोर्ट करेंगे। ठीक है, वही ये सेक्शन इसका ये कहता है। चलिए हम आगे चलते हैं। तो हायरार्की ऑफ द रेवेन्यू ऑफिसर, वही हायरार्की मैंने बता दी, स्टेट गवर्नमेंट फाइनेंशियल कमिश्नर कलेक्टर डीसी है ना, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कानून, पटवारी, ये सारा जो हाँ। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्शन 12 की इंपॉर्टेंस क्या है, देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंस है इनकी। ज़रूरी है, एस्टैब्लिश द एडमिनिस्ट्रेशन डिसिप्लिन, एवरी ऑफिसर नोन द हु द अकाउंटेबल, सबको पता रहता है कि किसकी अकाउंटेबिलिटी क्या है, कौन किसके अंडर काम कर रहा है, क्या करना है। तो और अगर कुछ पूछना है या कुछ गाइडेंस लेनी है तो किन से लेनी है, कौन उनका सुपरविज़न है, वो सारा कुछ रहता है। इंश्योर द इफेक्टिव सुपरविजन, सीनियर ऑफिसर आर द मॉनिटर द सबॉर्डिनेट्स, मेंटेन यूनिफॉर्मिटी, वही सारी चीज़ें, प्रिवेंशन द मिसमैनेजमेंट है, कुछ तो इम्प्रूव द एफिशिएंसी है ना, तो ये सारा कुछ रहता है। अब हम सेक्शन 13 करेंगे, पावर टू डिस्ट्रीब्यूट द बिजनेस एंड द विड्रॉल एंड सर्टेन के ट्रांसफर केसेस। देखिए ये रहता है, इम्पावर द सुपीरियर रेवेन्यू ऑफिसर टू डिस्ट्रीब्यूट वर्क एंड ट्रांसफर केसेस अमंग द सबॉर्डिनेट ऑफिसर। फाइनेंशियल कमिश्नर क्या है, सुपीरियर है स्टेट गवर्नमेंट के बाद, और डिवीजनल कमिश्नर क्या रहेंगे हमारे, उनके सबॉर्डिनेट रहेंगे। सबॉर्डिनेट मीन्स जो उनके अंडर है, और सुपीरियर मतलब जो फाइनेंशियल कमिश्नर जैसे जो उनके। तो जैसे फाइनेंशियल कमिश्नर के पास ये पावर रहेगी कि वो केसेस को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, तो अब जो है वो कहते हैं कि सेक्शन 13 क्लोज 1 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस, द फाइनेंशियल कमिश्नर इज द कलेक्टर बाय द रिटन ऑर्डर बाय द डिस्ट्रीब्यूट इन सच अ मैनर एज ही थिंक फिट बाय द बिजनेस ऑर्गेनाइज्ड बाय द रेवेन्यू ऑफिसर अंडर हिज कंट्रोल। तो रेवेन्यू ये कहता है कि फाइनेंशियल कमिश्नर को अगर ये लगता है कि मान लो कोई ऐसा कोई केसेस है जो मतलब हो सकता है कि वो जो है वो डिविजनल कमिश्नर को देना है उन्होंने कि हाँ भाई आप कर लो, आप ये फिट बैठता है, आप अच्छे तरीके से कर ले सकते हो, या मैन इज हिम थिक फिट एंड एनी बिजनेस कॉग्निजेबल बाय द रेवेन्यू ऑफिसर अंडर हिज कंट्रोल। तो वो क्या कर सकते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, या फिर यूँ कह ले कि किसी मान लो किसी ऑफिसर के पास है, नायब तहसीलदार के पास वो केसेस है, तो उनके जो सुपीरियर रहते हैं, जो सुपीरियर इनके रहते हैं, उनको ये लगता है कि इनको तहसीलदार के पास ट्रांसफ़र कर देते हैं, या फिर इनको डीसी साहब के पास ट्रांसफ़र कर देते हैं, डिवीजन के पास ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो इस तरह की जो ट्रांसफ़र की पावर रहती है, ठीक है, सबके पास जो भी रहेगी। द सुपीरियर ऑफिसर में एलोकेट द रेवेन्यू वर्क अमॉन्ग द सबॉर्डिनेट ऑफिसर थ्रू और द रिटन ऑर्डर। वही जो वो सुपीरियर ऑफिसर ही जो वो अपने सबॉर्डिनेट से करके जो ट्रांसफ़र किसी और को कर सकता है। वर्क कैन बी असाइन टू द डिफरेंट रेवेन्यू ऑफिसर टू इंश्योर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो वो अपनी पावर का यूज़ करके वो ये चीज़ कर सकता है। एग्जांपल कर लेते हैं, कलेक्टर में असाइन द म्यूटेशन केसेस टू द असिस्टेंट कलेक्टर एंड पार्टीशन केसेस टू अनदर असिस्टेंट कलेक्टर। वही कलेक्टर कौन हो गए, हमारे डीसी साहब जो क्या कर सकते हैं, हमारे असाइन कर सकते हैं म्यूटेशन केसेस। मान लो उन्होंने ग्रेड 1 को
डिसाइन कर दिया म्यूटेशन केसेस, और जो पार्टीशन केसेस है वो दूसरे ग्रेड 2 को कर दिया डिसाइन, या तहसीलदार साहब को कर दिया, या एक नायब तहसीलदार साहब को कर दिया केसेस। तो वो उनको लगता है कि भाई ये अच्छी तरह से कर लेंगे, या उनको दूसरा केसेस लगता है कि ये अच्छी तरह से कर लेंगे, तो डिस्ट्रीब्यूशन की पावर जो रहती है वो उनके पास ही रहती है। पर्पस, तो पर्पस क्या रहता है इनका? पर्पस अवॉइड वर्क लोड इम्बैलेंस। देखिए ये इसलिए इसका जो है वो बनाई गई है ये पावर डिस्ट्रीब्यूट करने की, ताकि जो वो वर्क लोड जो है वो इम्बैलेंस ना हो, स्पीड ऑफ डिस्पोजल हो केसेस का, और इम्प्रूव्स एडमिनिस्ट्रेशन एफिशिएंसी एंड इंश्योर स्पेशलाइजेशन इन द वर्क, स्पेशलाइजेशन के ऊपर जो वो वर्क। तो देखिए इसका जो क्लोज 1 जो है वो ये कहता है, क्लोज 2 कर लेते हैं 13 का, विड्रॉल एंड ट्रांसफर केसेस। देखिए हमने पहले तो वो ट्रांसफर वाला कर लिया, मतलब विड्रॉल ऑफ द ट्रांसफर केसेस कैसे रहते हैं, विड्रॉल एंड ट्रांसफर केसेस कैसे रहते हैं। पहले तो हमने पावर का वो सारा देख लिया कि किसका उसका कौन सा पावर है। तो इसका प्रोविजन है कि फाइनेंशियल कमिश्नर इज द कमिश्नर ऑफ द कंट्रोलर एनी विड्रॉल एंड केसेस पेंडिंग बिफोर एनी रेवेन्यू ऑफिसर। वही विड्रॉल कर सकते हैं अंडर द कंट्रोल और इधर द डिस्पोजल हिमसेल्फ बाय द रिटन ऑर्डर रेफर टू द डिस्पोजल ऑफ एनी अदर कंट्रोल। रिटन ऑर्डर करके किसी भी केसेस को। उसके बाद मीनिंग द सुपीरियर ऑफिसर में, सुपीरियर ऑफिसर जो सीनियर ऑफिसर होगा, टेक अ केस अवे फ्रॉम अ सबऑर्डिनेट ऑफिसर, decide it personally, ट्रांसफ़र इट टू अनदर कॉम्पिटेंट ऑफिसर, किसी दूसरे ऑफिसर को ट्रांसफ़र, जो हमने पहले हम किया। ठीक है, सिंपल डेफिनेशन की अगर मैं बात करूँ तो हायर अथॉरिटी हैव टू पावर टू ट्रांसफ़र द केसेस व्हेन एवर नेसेसरी, जब उनको ज़रूरत लगे, जब उनको लगे कि यार ये केस जो है वो बड़े टाइम से पेंडिंग है इनके पास, तो ऐसा करते हैं इनको दूसरे के साथ ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ये रहता है। देखिए एग्जांपल के लिए देखें तो हम म्यूटेशन केसेस इज पेंडिंग बिफोर द तहसीलदार फॉर द लॉन्ग टाइम, द कलेक्टर मे बी द विड्रॉल द केसेस एंड ट्रांसफ़र टू द अनदर तहसीलदार। तो वो क्या कर सकते हैं, उनसे विड्रॉल करके कर सकते हैं, लेकिन थ्रू द रिटन, क्योंकि देखिए सारा जो गवर्नमेंट काम होगा वो रिटन ही होगा। एंड इफ़ द कॉम्प्लिकेटेड लैंड डिस्प्यूट रिक्वायर्ड द हायर एक्सपर्टीज द कमिश्नर मे बी विड्रॉल द केस एंड डिसाइड इट हिमसेल्फ। अगर उनको लगता है कि नहीं यार नायब तहसीलदार से केस लेके हमने तहसीलदार को दे दिया है, लेकिन उनको लगता है कि यार ये कुछ ज़्यादा ही डिस्प्यूटेड केस है, तो वो अपने पास भी रख सकते हैं कि नहीं इसको मैं ही देखता हूँ, आप मतलब रहने दीजिए। तो ये इनका रहता है। तो रीज़न फॉर ट्रांसफ़र क्या रहता है, डिले एंड डिस्पोजल, ये जल्दी से निपटारा नहीं हो रहा, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए कि हाँ भाई अब केस मैं खुद देखूँगा। इस तरह के कई बार डिस्प्यूट्स हो जाते हैं कि डीसी साहब के पास लोग चले जाते हैं कि सर इतने दिनों से हमारा केस पेंडिंग है, हो नहीं रहा है। कई बार तो डीसी साहब बोलेंगे कि आप घबराइए नहीं, आप टेंशन लीजिए, इस केस को मैं खुद देखूंगा। तो उस केस में जो है वो इस तरह का होता है। पब्लिक इंटरेस्ट, वही मैंने बात करी, फेयर हेयरिंग कि हाँ भी ठीक है मैं खुद देख रहा हूँ सारा कुछ, फेयर हेयरिंग होती है जिसमें कोई किसी ने अवॉइडेंस ऑफ बायस। अब सपोज कीजिए किसी ने कंप्लेंट करी है कि भाई वो तहसीलदार साहब जो है वो उनके नॉन हैं, जानने वाले हैं दूसरी पार्टी के, और जो वो उनके फेवर में, इसलिए वो केस को लटका रहे हैं, डिस्पोज नहीं कर रहे। तो उस केस में भी जो है वो बायसनेस को जो है वो अवॉइडेंस करने के लिए भी डीसी साहब कह सकते हैं कि नहीं मैं को देखता हूँ। ओके, प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, इसके लिए भी जो है वो इसका जो है वो एक पर्पस ये भी रहेगा। देखिए हमने रीज़न, ट्रांसफ़र का रीज़न हमने कर लिए। अब 13 कर लेते हैं। सेक्शन 13(3) का क्या रहता है, लिमिटेशन ऑफ ट्रांसफ़र पावर, कि इसकी पावर भी रहती है कि देखिए कब तक हम लिमिट इसकी पावर को एक्सरसाइज कर सकते हैं, कब तक हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, है ना। तो वो चीज़ हम कर लेते हैं एक बार। लिमिटेशन क्या रहती है, प्रोविजन क्या है, एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 13 क्लोज 1 क्लोज 2 शैल बी द नॉट ऑथराइज एनी ऑफिसर टू एक्सरसाइज द पावर बियॉन्ड हिज टेरिटोरियल जुरिडिक्शन। देखिए सबसे मेन जो है इसका टेरिटोरियल जुरिडिक्शन के अलावा जो है वो ये पावर एक्सरसाइज नहीं होगी। सबसे मेन पॉइंट तो इनका ये है। देखिए मीनिंग क्या है इसका, मीनिंग एक बार देख लेते हैं कि इवन आफ्टर द ट्रांसफ़र एंड द ऑफिसर कैन ओनली एक्सरसाइज द पावर विद इन द लीगल लिमिट ऑफ हिज जुरिडिक्शन। लिमिट बताई गई है, लिमिट किस चीज़ की, जुरिडिक्शंस की लिमिट बताई गई है, लीगल लिमिट्स। वही जो मैंने बोला कि एक तहसीलदार की लिमिट्स जो होगी वो तहसील के अंडर होगी, डिस्ट्रिक्ट में एक डीसी साहब की लिमिट जो होगी वो एक
डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की जो लिमिट होगी वो एक पूरे डिस्ट्रिक्ट में होगी। तो वो यही बताता है, इसका प्रोविजन यही है कि इसकी जो लिमिट होगी वो जुडिक्शन के अंडर ही होगी। सिंपल डेफिनेशन की अगर मैं बात करूँ तो ट्रांसफ़र केसेस कैन नॉट गिव द ऑफिसर पावर दैट द लॉ डज नॉट ऑलरेडी कन्फर अपॉन हिम। अगर सपोज कीजिए एक एग्ज़ाम्पल, डलहौजी के तहसीलदार साहब बोलते कि सलूनी में जाके करना है, या फिर मैं सिंपल बात करता हूँ कि ए नाम का डिस्ट्रिक्ट है और एक बी नाम का डिस्ट्रिक्ट है। ए नाम के डिस्ट्रिक्ट का जो केस है वो बी नाम के डिस्ट्रिक्ट, यानी कि वो बी नाम का कोई अलग डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे जाके वो केस को करना है या उनके बॉर्डर के साथ लगता है, तो वो नहीं हो पाएगा। लॉ जो है वो इस चीज़ को पावर एक्सरसाइज करने की परमिशन नहीं देता। ए तहसीलदार ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा cannot decide the matter falling the exclusively within the jurisdiction of the तहसीलदार in district चंबा unless legally empowered। वही चीज़ मैंने अभी आपको बताई कि जो कांगड़ा के तहसीलदार साहब हैं वो चंबा के डिस्ट्रिक्ट के जो तहसीलदार हैं उनके साथ जो है वो उनका जुडिक्शन जो है वो नहीं कर सकते, केसेस वहाँ पे नहीं मैटर डिसाइड होगा और नहीं वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं, नहीं वो रिवीजन होगा। वो मतलब एक जुडिक्शन की लिमिट्स यहाँ पे बताई गई है। डिफरेंस बिटवीन द सेक्शन 12 और 13 एक बार हम थोड़ा सा क्विक रिविजन कर लेते हैं, डिफरेंस कर लेते हैं। बेसिस क्या है, सब्जेक्ट क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसफ़र ऑफ द केसेस के बारे में है, एंड सुपरविज़न। दूसरा इसका पर्पस क्या है सेक्शन 12 का, सुपरविज़न ऑफ द ऑफिसर एंड मैनेजमेंट ऑफ द रेवेन्यू वर्क का मैनेजमेंट किस तरह से होगा। उसके बाद कहता है इसका नेचर क्या है, देखिए जनरल कंट्रोल है सेक्शन 12 में, सेक्शन 13 में स्पेसिफिक कंट्रोल है, जुडिक्शन के बारे में बताया गया, इसमें जनरल कंट्रोल है, वही जो पावर्स वगैरह। फाइनेंशियल कमिश्नर कंट्रोलर, अथॉरिटी कौन कौन से रहती है, फाइनेंशियल कमिश्नर एंड कंट्रोलर, कलेक्टर, ये इनके इसमें रहती है। इसमें क्या रहता है, फाइनेंशियल कमिश्नर एंड कलेक्टर, सेम चीज़ रहता है। इंश्योर द एफिशिएंट डिस्पोजल ऑफ द केसेस, एस्टेब्लिशमेंट हायरार्की, इफेक्टिव क्या है, एस्टेब्लिशमेंट हायरार्की, तो ये सब रहता है। तो थैंक यू सो मच। ये जो था आज का हमारा ये टॉपिक था, और आई होप आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। और अगर देखिए ये एजुकेशन पर्पस से वीडियो है, देखिए इस वीडियो को देख के कोई भी जो है वो लीगल मैटर है या कुछ इस तरह के मैटर है, तो देखिए वो आप अपने लीगल रिप्रेजेंटेटिव से सबसे पहले डिस्कस कर लीजिए। इस वीडियो जो है वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई गई है, ओनली फॉर द लॉ स्टूडेंट। कोई लीगल मैटर्स है या कुछ इस तरह का है तो उसके लिए ये बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, वही है जो मैंने अंडरस्टैंड किया है अपनी सोच समझ से, वही मैंने यहाँ पे प्रेजेंट किया है। तो ये जो है वो किसी भी लीगल एडवाइस और किसी चीज़ के लिए ये जो लेक्चर है वो जो वो पुष्टि नहीं करता, और जैसा कि ये एक्सप्लेन है जो हमारी समझ से है उस हिसाब से ये है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं, सी यू नेक्स्ट वीडियो में। आई होप, मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें, शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ।